हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्कूल पर। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये टॉपिक अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो क्वेश्चन आना ही आना, ठीक है। तो इसलिए आज इस वीडियो को ध्यान से सुनना और देखना, और जो जो इंपॉर्टेंट होगा वो साथ के साथ मैं आपको बताते हुए चलूंगी। तो देखिए, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात करती हूँ तो बेसिकली दो तरह के प्रिंसिपल की हम बात करेंगे। एक तो रहेगा हमारा प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, SM का मतलब है यहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। सेकेंड रहेगा हमारा प्रिंसिपल ऑफ जर्नल मैनेजमेंट, ठीक है। ये MGT का मतलब मैनेजमेंट, S का मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट। अगर मैं साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करती हूँ तो जो प्रिंसिपल है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, ये हमारे किसने दिया है? FW टेलर ने, जिसको कि हम बोलते हैं फ्रेडरिक विंसलो टेलर। तो कई बार फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं, FW टेलर। तो जो प्रिंसिपल था साइंटिफिक मैनेजमेंट के, जो प्रिंसिपल है वे हमारे FW टेलर ने दिया, आप सभी को पता है। और FW टेलर को ही क्या बोला जाता है? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। यही हमारा क्या है? फादर है किसका? साइंटिफिक मैनेजमेंट का, ठीक है। तो जो FW टेलर है, इसने बेसिकली 4 प्रिंसिपल दिए हैं और कुछ इसने क्या दी है? टेक्निक दी है। सम टेक्निक है जिसके बारे में इन्होंने बताया है। और इसी के साथ ही अगर यहाँ पे बात करती हूँ प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट या फिर प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, और कई बार आपको सुनने में मिलता है जस्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अगर बात करते हैं जस्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट तो वहाँ पे हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट की। इसको किसने दिया था? इसको दिया था हेनरी फ्योल ने, ठीक है। किसने दिया था? हेनरी फ्योल ने। और यहाँ पे ये मैंने आपको बता ही दिया कि जो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, इसको किसने दिया था? FW टेलर ने। एस का मतलब समझ तो जाओगे ना, एस का मतलब क्या है यहाँ पे लिख ही देती हूँ, ठीक है। इतना तो भी आप लोगों को पता ही है, साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो जो हेनरी फ्योल था, इसने टोटल कितने दिए थे? 14 प्रिंसिपल। जो ये 14 प्रिंसिपल है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो 14 के 14 प्रिंसिपल को हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं FW टेलर की। तो देखिए, जो FW टेलर है, उन्होंने फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट कर करके, थ्रू द एक्सपेरिमेंट, जो साइंटिफिक मेथड है, ठीक है, उनको अप्लाई किया। कहाँ पे? इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की फील्ड में जो साइंटिफिक मेथड है उसको अप्लाई किया गया। तो बेसिकली इसने यही यहाँ पे बोलना चाहा कि भाई कोई भी काम हम करते हैं, कोई भी न्यू हमें क्या करना चाहिए मैनेजमेंट के अंदर, जब भी कोई भी काम किया जाएगा तो उसके लिए हमें न्यू टेक्निक है उनको हमें यूज करना चाहिए। जो हमारी टेक्निक चली आ रही है हमें उसी पर बेस्ड नहीं रहना चाहिए, ठीक है। जो ट्रेडिशनली जो फॉलो होता आ रहा है हमें वही फॉलो नहीं करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि भाई कुछ नया लेके आने की। तो इसी पर बेस्ड है हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो जो हमारा एक वर्ड है, वर्ड हमारा क्या है? मेंटल। ये भी याद रखना, ठीक है। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ये वर्ड भी हमारा कौन लेके आया था? मेंटल रिवॉल्यूशन। ये भी हमारा लेके आया था FW टेलर। तो मेंटल रिवॉल्यूशन मीन्स चेंज इन द साइकोलॉजी। जो हमारे एम्प्लॉइज है और जो हमारी मैनेजमेंट है, उन दोनों का ही जो माइंड है उसको चेंज करना। चेंज कैसे करना? कि भाई एम्प्लॉइज जो मैनेजमेंट है उसको ये सोचना चाहिए कि भाई जो एम्प्लॉइज है उनके बिना वे कुछ भी नहीं है, और ऐसे ही एम्प्लॉइज को भी ये सोचना चाहिए कि मैनेजमेंट के बिना भी वे कुछ नहीं है। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो बेसिकली मेंटल रिवॉल्यूशन ये लेकर आया, मेंटली चेंज ये लेकर आया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ 4 प्रिंसिपल की, जो FW टेलर है इसने 4 प्रिंसिपल दिए। 4 प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक। आगे में अब SM से समझ जाना साइंटिफिक मैनेजमेंट कि 4 प्रिंसिपल इसने कौन कौन से दिए। जो फर्स्ट प्रिंसिपल था रूल ऑफ साइंस नोट थंब, ठीक है। रूल ऑफ साइंस, वैसे मैं चाहूँ तो बिल्कुल शॉर्ट में भी लिख सकती हूँ, फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगा। रूल ऑफ साइंस नोट थंब, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती थी, यहाँ पे ऐसे करके, रूल ऑफ साइंस नोट थंब, ठीक है। तो ये बेसिकली जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, ये क्या बोलता है? इसमें जो FW टेलर है ये क्या बोलता है? ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है या फिर ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि भाई हमें जो साइंस है उसको लेके आना चाहिए, हमें जो न्यू मेथड्स है उनको हमें फॉलो करना चाहिए। जो रूल ऑफ थंब है ना उसको हमें हटा देना चाहिए। कैसे? कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई जो चला आ रहा है उसे ही एक्सेप्ट करना। बेसिकली किसको बोलते हैं? रूल ऑफ थंब को बोलते हैं, ठीक है। बल्कि हमें क्या करना चाहिए? रूल ऑफ साइंस लेना है। रूल ऑफ साइंस मींस हमें चेंज लेके आना है, न्यू मेथड्स, न्यू टेक्निक हमें लेके आनी है। हमें जितना हो सके कोशिश करनी है कि जो भाई काम है वो जितना हो सके उतना सिंपल हो और जो आउटपुट है वह ज्यादा से ज्यादा मिले। तो सेकंड प्रिंसिपल दिया हार्मोनी वर्सेज या फिर डिस्कॉर्ड, ठीक है। हार्मोनी नोट डिस्कॉर्ड,
तो यहाँ पे बेसिकली जो FW टेलर है ये क्या बोलता है, ये बोलता है प्रिंसिपल ऑफ द इसके अंदर क्या बोलता है, इसके अंदर यही बोलता है कि भाई जो भी काम करेंगे, जो भी एम्प्लॉइज काम करेंगे, उनके बीच में एक सहयोग होना चाहिए, किसी तरह का मतभेद नहीं होना चाहिए, सभी को मिलकर काम करना है, ठीक है। और फोर्थ है हमारा कोऑपरेशन नोट इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे क्या बोलता है कि जब भी एक बिजनेस के अंदर कहीं पे भी जब भी वर्कर काम करेंगे तो उन सभी के बीच में एक कोऑपरेशन होना चाहिए। इंडिविजुअल यहाँ पे गोल की बात करते हैं, आपका लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए, जो एम्प्लॉइज है या मैनेजमेंट है उनका जो लक्ष्य है वो इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए, सभी का लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि भाई हमें जो बिजनेस है उसके गोल को अचीव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के बीच में कोऑपरेशन की भावना होनी चाहिए, लेबर के बीच में और मैनेजमेंट के बीच में। तो यहीं पे बेसिकली यहाँ कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल, या फिर हम इसको बोल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन द लेबर एंड द मैनेजमेंट। यहीं पे जो ये वर्ड था जो मैंने अभी आपको बताया था, मेंटल रिवोल्यूशन, ये सिचुएशन है, ठीक है, यहीं पे इन्होंने इसको यूज किया था। तो बेसिकली यहाँ पे टेलर का कहना क्या था, टेलर यही कहना चाहता था कि जो लेबर है उसको समझना चाहिए कि दैट इट कैन नॉट प्रोसीड इन इट्स वर्क विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट, कि भाई मैनेजमेंट के एग्जिस्टेंस के बिना वे कुछ नहीं कर सकते। और सेम जो मैनेजमेंट है उसको भी यही समझना चाहिए कि जो मैनेजमेंट की आइडेंटिटी है वो जो लेबर है उनके एग्जिस्टेंस के बिना उनकी भी जो आइडेंटिटी है वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहीं पे इन्होंने जो साइकोलॉजी चेंज लेके आया, मेंटली चेंज लेके आया, तो ये प्रिंसिपल बेसिकली आपका यही बोलता है। नेक्स्ट है हमारा ये थर्ड प्रिंसिपल, और उसके बाद है फोर्थ प्रिंसिपल, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी एम्प्लॉय। ऐसे तो कोई जरूरी नहीं कि भी 4 ही प्रिंसिपल दिए हैं, लेकिन मेन ये मैंने जैसे आपको बताया 4 प्रिंसिपल, वैसे इसमें हम और भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और भी जैसे भी प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम आउटपुट है, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग है, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये भी इसके अंदर ही आ जाएगा। तो यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी एम्प्लॉइज, हर एक का एम्प्लॉइज का, हर एक बंदे का, यहाँ पे हर एक पर्सन का डेवलपमेंट होना चाहिए। इस तरह से जो भी बिजनेस है उसके अंदर जो भी काम किया जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम आउटपुट की अगर मैं बात करती हूँ, नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करती हूँ, तो देखिए साइंटिफिक मैनेजमेंट के उस प्रिंसिपल के भी हमें ज्यादा से ज्यादा ऐसे मेथड्स हमें यूज करने हैं, इस तरह से हमें प्रोडक्शन करना है कि जो मैक्सिमम आउटपुट है वह आपकी प्रोड्यूस हो चुके, ठीक है। तो ये था बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसी के साथ ही यहाँ पे अगर मैं टेक्निक की बात करती हूँ तो कुछ टेक्निक्स थी किसकी, साइंटिफिक मैनेजमेंट की। तो वे टेक्निक हमारी क्या क्या थी, कि टेक्निक के अंदर क्या क्या बोला गया है। इसके अंदर हमारा फर्स्ट जो टेक्निक है वो हमारी साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क। तो ये बोलता है कि इसके अंदर साइंटिफिक मैनेजमेंट रिक्वायर्स डीप एनालिसिस ऑफ ऑल एक्टिविटीज, ठीक है। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क का मतलब क्या है कि भी कोई भी आपका काम किया जा रहा है तो उसके अंदर आपको बिल्कुल डीपली एनालिसिस करना है कि भी कौन कौन सी एक्टिविटीज होगी, उनको किस तरह से परफॉर्म करना है। तो कहीं ना कहीं जो वर्क है उसकी साइंटिफिक स्टडी करनी है, साइंटिफिक स्टडी करने के बाद। और इसके अंदर बेसिकली यहाँ पे जो वर्क है, वर्क स्टडी के लिए 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया कि भाई किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसमें आपको किस किस चीज की स्टडी करनी है। आपको मोशन स्टडी करनी है, उसके बाद आपको मेथड स्टडी आपको करनी है, ठीक है। मेथड स्टडी 4 स्टडी की बात की है टेलर ने। टाइम स्टडी ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं फटाफट आपको बता देती हूँ। और उसके बाद है फोर्थ आपका फैटिग स्टडी। तो इसमें क्या बोला, मोशन स्टडी के अंदर बेसिकली क्या है कि भी कोई भी आप काम करोगे, कोई भी एक्टिविटीज करते हो तो कोशिश करनी चाहिए कि उसमें कम से कम मोशन हो, ठीक है। मेथड स्टडी के अंदर आपको चेक करना है कि भी कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा जिससे कम समय में हम ज्यादा आउटपुट गेन कर सके। टाइम स्टडी आपको एक देखना कि भी इस प्रोसेस को करने में, एक्टिविटी करने में कितना टाइम लगेगा, कोशिश करनी चाहिए कि भी और भी टाइम कम लगे। और फैटिग स्टडी का मतलब कि भाई जो हमारे एम्प्लॉइज है, आप सभी को पता ही है कि भी जो एम्प्लॉइज है एक ह्यूमन बीइंग है, तो कहीं ना कहीं थकान उनको भी होती है, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने बात की। इसी तरह से जो टेक्निक की बात है, जैसे मैंने आपको बताई, फर्स्ट टेक्निक मैंने बताई साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क की। सेकंड जो टेक्निक है वो है साइंटिफिक
टास्क प्लानिंग, तो वही किसी भी काम को आप करते हो तो उसकी आपको पहले से ही प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। क्या क्या डिफरेंट एस्पेक्ट रहेंगे, जो भी क्या क्या हमें क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है, कब करना है, क्यों करना है, तो इस तरह से जो भी आप काम करोगे उसकी एक साइंटिफिक प्लानिंग पहले से ही कर लोगे। थर्ड टेक्निक थी कि भी साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ ए वर्कर, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर, कि जो वर्कर है उनको साइंटिफिक उनका सिलेक्शन करना, उनको बीच बीच में ट्रेनिंग भी देनी चाहिए। और यहाँ पे स्पेशली बोला गया था कि भी इसके लिए वर्कर्स के लिए टेलर ने एडवाइस दी थी कि भी एक पर्सनल डिपार्टमेंट की इस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए जो स्पेशली किसके लिए काम करेगा, जो वर्कर है उनके लिए काम करेगा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ जो टेक्निक थी वो थी आपकी स्टैंडर्डाइजेशन की। स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स आप कोई भी काम करोगे उसके लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दीजिए, ठीक है, कि भी इस काम करने के लिए स्टैंडर्ड है, वर्कर को एक दिन में इतना काम करना है, तो इस तरह से इन्होंने बोला। फिफ्थ था आपका डिफरेंट वेज सिस्टम। तो टेलर साहब ने बोला कि भाई जो डिफरेंट वर्कर काम करेंगे तो उनको जो वेज है वह भी डिफरेंट मिलना चाहिए। कैसे? जो जैसा काम करेगा उसको उसके अकॉर्डिंग वेज देनी चाहिए, ठीक है। और जो सिक्स था स्पेशलाइजेशन, कि भी जो वर्क है उसको डिवाइड करना चाहिए, डिवीजन ऑफ वर्क जो बोलते हैं, ताकि जो स्पेशलाइजेशन है वो आपका क्या हो सके, गेन हो सके। और उसी के साथ था लास्ट आपका मेंटल रिवॉल्यूशन, जो मैंने आपको बता दिया कि दोनों ही एम्प्लॉयज को भी और मैनेजमेंट को भी ये समझना होगा कि भी एम्प्लॉयज लेबर के बिना जो मैनेजमेंट है उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, और ऐसे ही मैनेजमेंट के बिना लेबर कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये इन्होंने साइंटिफिक यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कुछ टेक्निक इन्होंने दी, ठीक है। तो इसी के साथ ही यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट आपको नोट डाउन करना है FW टेलर के अंदर या प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर, आपको एक तो यही कि प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिए थे, FW टेलर ने दिए थे। इनका फुल नेम क्या है, फ्रेडरिक विंसलो टेलर है। इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला जाता है। और मेंटल रिवॉल्यूशन ये लेके आए, ठीक है, मेंटल रिवॉल्यूशन ये लेके आए। 4 प्रिंसिपल इन्होंने दिए, इसी के साथ ही कुछ टेक्निक की। और जो मैंने ये अभी आपको 4 ये जो स्टडी बताई है, ये स्टडी ऑफ वर्क है, ठीक है, जो कि आपका ये मोशन स्टडी है, मेथड स्टडी है, टाइम स्टडी है, फैटिग स्टडी है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ही अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट या जनरल मैनेजमेंट, या फिर हम उसको बोल देते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहो या फिर प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। तो ये किसने दिए थे, अभी ऊपर आपको मैंने बताया, हेनरी फ्योल ने दिया है ये। और इसमें टोटल आपके कितने प्रिंसिपल है, 14 प्रिंसिपल है, ठीक है। तो कितने प्रिंसिपल आपके, 14 प्रिंसिपल है। तो अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी आपको एटलीस्ट नेम पता होना चाहिए 14 प्रिंसिपल कौन कौन से है। फटाफट से मैं आपको बता देती हूँ कि आपके कौन कौन से 14 प्रिंसिपल है। सबसे पहला जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, ये प्रिंसिपल बोलता है कि भाई अगर आप स्पेशलाइजेशन एंजॉय करना चाहते हो, स्पेशलाइजेशन चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो वर्क है उसको डिवाइड करना पड़ेगा, उसका डिवीजन करना पड़ेगा। सेकंड हमारा है अथॉरिटी। देखिए मैं फटाफट ही आपको बताऊंगी, इतना टाइम नहीं है कि मैं भाई बहुत ज्यादा डिटेल में अभी चली जाऊं, ठीक है। और इतना तो आपको भी आइडिया होगा, इतना भी आपको भी पता है। कहीं पे आपको डाउट है, जहां पे लगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो सेकंड डिवीजन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हम इसको बोल सकते हैं, सेकंड प्रिंसिपल है थियोलॉजी का। तो ये बोलता है अथॉरिटी मींस द पावर टू गिव द ऑर्डर। अथॉरिटी का मतलब क्या कि भी आपके पास पावर है कि भी आप ऑर्डर दे सकते हो, ठीक है, एंड टू आस्क फॉर द ओबीडियंस, और फिर आपने जो ऑर्डर दिया है उसको फॉलो किया जाए। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी मींस द सेंस ऑफ ड्यूटीफुलनेस विच इज कोरिलेटेड विद द अथॉरिटी। जिसने आपको ऑर्डर दिया है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या बनती है कि भाई जो ऑर्डर दिया है उसको आप बिल्कुल अच्छे से उसका पालन करो, ये आपकी क्या बनेगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो अथॉरिटी है, इन दोनों के बीच में ही क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, डिवीजन यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है।
तो ये था हमारा सेकंड प्रिंसिपल। थर्ड हमारा डिसिप्लिन। नाम से ही पता चल रहा है डिसिप्लिन के अंदर हमारे क्या आएगा कि भाई ये जरूरी है कि भाई अगर आप बेसिकली डिसिप्लिन मेंटेन हमारा होना चाहिए कहीं पे भी। ये डिसिप्लिन तो आपका हर जगह, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिजनेस के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, तो कहीं पे भी आओ तो डिसिप्लिन हमारा जरूरी है। डिसिप्लिन के बिना तो फिर हमारा जो वर्किंग होगी वो अच्छे से हमारी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो 3 रिक्वायर्स नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग द, 3 चीजें हमारी सबसे जरूरी है डिसिप्लिन के लिए। क्या कि अच्छा सुपरवाइजर होना चाहिए, ठीक है, जो एग्रीमेंट अगर आर्गुमेंट वगैरह अगर हो भी तो वो भी हमारे फेयर आर्गुमेंट, क्लियर एंड फेयर आर्गुमेंट होने चाहिए, ठीक है। और पेनल्टीज वगैरह अगर कुछ भी है तो वही जो रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे मेन कहने का मतलब क्या कि भी डिसिप्लिन है उसको फॉलो करना चाहिए। फोर्थ हमारा प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है, यहाँ पे स्टार मार्क कर सकते हो इस प्रिंसिपल को, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल आपका बेसिकली क्या बोलता है, ये बोलता है कि वन इंडिविजुअल एम्प्लॉय मस्ट रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन इंडिविजुअल, कि भाई एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को ना एक ही से ऑर्डर मिलना चाहिए। ये नहीं है कि भाई एक एम्प्लॉय को 3-4 बंदों से ऑर्डर मिल रहा है, वो किसका फॉलो करेगा, ठीक है, किसकी आज्ञा का पालन करेगा, तो वो तो कंफ्यूज हो जाएगा ना। तो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है कि भाई एक एम्प्लॉय को एक ही जो सुपीरियर होगा उसी से ऑर्डर मिलना चाहिए। तो जो यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए ये बात, क्योंकि मैंने बोला ये आपको इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। जो FW टेलर है, ठीक है, FW टेलर है, इन्होंने जो मिलिट्री टाइप ऑफ फोरमैन, मिलिट्री टाइप ऑफ फोरमैन, ठीक है, इसको क्या कहा है, इसी को कहा है क्या, यूनिटी ऑफ ए कमांड। यूनिटी ऑफ ए कमांड कि भाई हमारा एक बॉस होगा, एक सुपीरियर होगा, जिससे हमें क्या मिलेगा, ऑर्डर मिलेगा। मिलिट्री टाइप ऑफ फोरमैन टू यूनिटी ऑफ ए कमांड, किसने कहा है, FW टेलर ने। 4 प्रिंसिपल हुए टोटल, हमारे 14 प्रिंसिपल है। अब हम बात करेंगे 5th प्रिंसिपल की, जो कि हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स वन एंड सेम ऑब्जेक्टिव फॉर होल यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर दैट देयर शुड बी वन लीडरशिप एंड वन प्लान, कि भाई पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपका एक और आपका जो सेम ऑब्जेक्टिव आपके होने चाहिए। ये नहीं है कि भाई अलग अलग ऑब्जेक्टिव है, एक गोल आप रखोगे और उस एक गोल के लिए क्या रहेगा, देयर शुड बी वन लीडरशिप, वही एक लीडरशिप रहेगी और वन प्लान रहेगा। ये नहीं कि भी डिफरेंट प्लान है, वही बात आ गई। इससे कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा आपका रिलेटेड है यूनिटी ऑफ कमांड से भी, कि भी एक लीडरशिप रहेगी, एक से आपको जो भी ऑर्डर मिलेंगे, ठीक है, एक जो सुपरवाइजर होगा, सुपीरियर होगा, उससे आपको ऑर्डर मिलेंगे और यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में सभी जाएंगे। ये नहीं है कोई एक डायरेक्शन में जा रहा है, कोई दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। जो यहाँ पे जो डायरेक्शन रहेगी सभी की सेम रहेगी, मेन जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे, गोल रहेंगे, सभी के सेम रहेंगे। तो यहाँ पे जो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, तो ये हमारा, अगर यहाँ पे बात करते हैं हम बिजनेस एथिक्स की, इसका ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रिंसिपल है क्या, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स, ठीक है, बिजनेस, ये याद रखना इस लाइन को भी। नेक्स्ट हमारा 6th प्रिंसिपल, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल, सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ठीक है। तो देखिए ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, ये बोलता है कि भी जो भी इंडिविजुअल है या फिर जो भी ग्रुप इंटरेस्ट मस्ट बी सरेंडर टू द जनरल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे ये नहीं है कि भी एक एम्प्लॉय है, उसका गोल अलग है, वो अपना इंटरेस्ट देख रहा है, वो देख रहा है कि उसका फायदा किस में है, चाहे बेशक से जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको लॉस हो जाए, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, सबसे ऊपर जो इंटरेस्ट रखना है किसका रहेगा, जनरल इंटरेस्ट रहेगा। तो आपको जो अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, ठीक है, उससे वो आपको अलग नहीं करना है, आपका सभी का इंटरेस्ट सेम रहेगा। मेन जो ऑर्गेनाइजेशन का जो हित होगा तो सभी का उसी में हित रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि सब ऑर्डिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट, जो भी इंडिविजुअल है या ग्रुप इंटरेस्ट मस्ट बी सरेंडर टू द जनरल इंटरेस्ट। नेक्स्ट आपका 7th प्रिंसिपल, रेम्युनरेशन। तो नाम से ही पता चल रहा है
तो रेम्युनरेशन प्रिंसिपल के अंदर बेसिकली हमारा क्या आएगा कि जो रेम्युनरेशन रहेगी, जो सैलरी वगैरह रहेगी, शुड बी फेयर एंड सेटिस्फैक्टरी टू बोथ द एम्प्लॉयज एंड द एम्प्लॉय। ठीक है, तो सभी को एक इक्वल वे में जो जैसा काम करेगा उसके अकॉर्डिंग, और आपको एक फेयर रेम्युनरेशन सभी को मिलनी चाहिए। ठीक है, एक सेटिस्फैक्टरी रेम्युनरेशन, चाहे एम्प्लॉयज है या फिर एम्प्लॉयर है। फिर नेक्स्ट हमारा 8th प्रिंसिपल जो कि है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, बाय सेंट्रलाइजेशन देयर इज अ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज। ठीक है, तो इसमें बेसिकली भी यहाँ पे ना देखिए, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि भी आपका सेंट्रलाइजेशन भी जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, तभी हमारे जो रिसोर्सेज होंगे उनका क्या होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सकेगा। नेक्स्ट है हमारा फिर स्केलर चेन, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्केलर चेन, स्केलर चेन क्या बोलता है, स्केलर चेन के अंदर बेसिकली हमारा क्या चलता है, इसके अंदर जो इसमें बेसिकली क्या रहेगी, एक चेन हमारी रहेगी। ठीक है, चेन ऑफ सुपीरियर एग्जिस्टिंग फ्रॉम द हाईएस्ट अथॉरिटी टू द लोवेस्ट रैंक। तो यहाँ पे इस तरह से चलेगा कि भी ए हमारा सुपीरियर है, ए को अब सी तक मैसेज देना है तो पहले बी को देंगे, फिर बी से कहाँ जाएगा, सी पे की तरफ जाएगा, फिर सी से जो आगे और जाएगा तो फिर डी को। ठीक है, लास्ट अगर डी को देना तो ये एक चेन में चलेगा, इसको बोलते हैं हम स्केलर चेन, हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो गैंग प्लैंक इज यूज्ड टू प्रिवेंट द स्केलर चेन फ्रॉम द बोगिंग डाउन एक्शन। तो यहाँ पे ना इस स्केलर चेन के अंदर ही आप एक वर्ड याद रखना जो कि है गैंग प्लैंक। तो ये हमारा क्या है, ये एक्सेप्शन है किसका, स्केलर चेन का। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, ये क्या है, एक्सेप्शन है किसका, स्केलर चेन का। क्योंकि गैंग प्लैंक में हमारा क्या होगा, गैंग प्लैंक के अंदर हमारा बेसिकली जो इंफॉर्मेशन होगी वो डायरेक्ट दे दी जाएगी। ठीक है, स्केलर चेन कैसे चलेगा, ए से ए ने इंफॉर्मेशन बी को दी, बी ने सी को दी, सी ने डी को दी। लेकिन गैंग प्लैंक में क्या होगा, अगर डी को इंफॉर्मेशन देनी है तो जो ए है वो डायरेक्ट किसको दे देगा, ए डायरेक्ट किसको दे देगा, डी को दे देगा। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा गैंग प्लैंक। ठीक है, तो ये याद रखना, इसके अंदर ये इसका एक्सेप्शन हो जाएगा। तो हमारे 9 प्रिंसिपल हो चुके हैं। अब हमारा 10th प्रिंसिपल जो कि है ऑर्डर, जो कि है ऑर्डर। तो देखिए ऑर्डर बेसिकली क्या है, इट मीन्स इन द ऑर्गेनाइजेशन देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग और एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। ठीक है, हर एक चीज है ना जो वो एक प्रॉपर ऑर्डर में होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि कोई चीज यहाँ पे पड़ी है, कोई इधर है, फैली हुई है। ठीक है, तो उसका एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए हर एक चीज का। इसके साथ ही हमारा 11th हमारा इक्विटी, इक्विटी प्रिंसिपल। इक्विटी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि भाई जो सारे के सारे जो लेवल रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन के एंड द मैनेजमेंट, तो उन सभी के बीच में एक इक्वल किसी भी तरह का कोई भी जो डिस्क्रिमिनेशन है ना वो नहीं होना चाहिए। तो इक्विटी का मीन्स इक्वल लेके चलना। ठीक है, जितने भी लेवल रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन के तो वे सभी में कोई किसी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। 12th हमारा प्रिंसिपल है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनेल। तो देखिए ये क्या बोलता है, ये प्रिंसिपल बोलता है कि जो एम्प्लॉइज है, जो एक बिजनेस के अंदर, एक फर्म के अंदर जो भी एम्प्लॉइज है उनकी जो स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भी एम्प्लॉइज बार बार आ रहे हैं और बार बार जा रहे हैं। ठीक है, तो उनको अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको स्टेबल करके रखना है, उनके वहीं पर अच्छे से ट्रेनिंग दीजिए उनको। ठीक है, ऐसे बार बार जो अगर आपका जो टेन्योर रहेगा या जो लेबर है वो आती जाती रहेगी तो कहीं ना कहीं जो बिजनेस है उसी का लॉस होगा। ठीक है, बार बार न्यू एम्प्लॉय आएंगे, उनको ट्रेनिंग देना, उनको जो ऑर्गेनाइजेशन उसके माहौल में एडजस्ट करना, जिसमें टाइम लगता है। तो इसलिए जो स्टेबिलिटी रहनी चाहिए ऑफ द टेन्योर ऑफ पर्सोनेल के अंदर। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट हमारा इनिशिएटिव। ठीक है, 5th प्रिंसिपल है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव ये हमारा प्रिंसिपल क्या बोलता है कि भाई जो इनिशिएटिव ऑफ द पर्सोनेल मस्ट बी एट एवरी लेवल इवन बाय सेक्रीफाइस ऑफ द वैनिटी बाय द मैनेजर्स। यहाँ पे क्या भी पहल करना, इनिशिएटिव का मतलब क्या, पहल करना। तो यहाँ पे ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भाई जो हमारे एम्प्लॉइज है, जो वर्कर है, ठीक है, वे आगे ना आए। अगर उनके पास कुछ आइडियाज है तो उनको भी अपने आइडियाज लेकर आने हैं, उनको पहल करनी है, इनिशिएटिव उनको उठाना है। ठीक है, और इसी के साथ ही लास्ट हमारा स्प्रिट डी कॉप्स।
तो ये हमारा बेसिकली क्या है, ये प्रिंसिपल बोलता है टीम वर्क, कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यहाँ पे यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। ये क्या बोलता है, ये प्रिंसिपल बोलता है यूनिटी हमारी क्या है, स्ट्रेंथ है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, कि भी टीम वर्क हमारा बहुत ही जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सक्सेस होना चाहती है, उसके लिए जरूरी है टीम वर्क होना। तो ये था बेसिकली हमारे 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि किसने दिए थे, हेनरी फ्योल ने। इसी के साथ ही यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए ये जो हमारा नेक्स्ट है ना, या तो आप ये कर लीजिए, ये जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे नोट डाउन मैं कर देती हूँ कि 1860 के अंदर जो हमारे फ्यूल थे, ठीक है, फ्यूल जी थे जो, उनकी एज थी 16 ईयर्स एट द एज ऑफ 19, ठीक है, एज द एज ऑफ 19 जो फ्यूल थे उन्होंने स्टार्ट कर दिया था काम करना। एट द एज ऑफ 19 फ्यूल जी ने स्टार्ट किया था काम करना, कहाँ पे, माइनिंग कंपनी के अंदर। एक माइनिंग कंपनी के अंदर इन्होंने 19 साल की उम्र में काम करना स्टार्ट कर दिया था। और उस कंपनी का नेम क्या है, जो माइनिंग कंपनी है उसका नेम है, ये रहा, यहाँ पे देख लीजिए आप, ठीक है। ये ना वैसे मैं बता रही हूँ आपको, हो भी सकता है कि भी पूछ भी लिया जाए और ना भी पूछ लिया जाए, फिर भी आपको एक आइडिया हो जाएगा कि भी कंपनी का क्या नाम है। काफी बड़ा नेम है ये, फिर भी मैं बता देती हूँ, ये इम्पोर्टेंट, ठीक है। जैसे नेट वगैरह के लेवल के लिए तो है ये इम्पोर्टेंट, हो सकता है कि भाई कई बार इसके अंदर भी पूछ लिया जाए। तो ये कंपनी का नाम है, आप थोड़ा सा आइडिया लगा के इसको याद कर लेना। और एज अ माइनिंग इंजीनियर इन्होंने काम किया था फ्यूल जी ने 1860 में, जब इनकी एज थी 19 साल की। तो ये माइनिंग कंपनी थी, ये कंपनी का नेम गिवन है, इसके अंदर इन्होंने काम किया था, एज अ माइनिंग इंजीनियर इन्होंने काम किया था। और इसी के साथ ही ये यहाँ पे है फ्यूल का। अगर मैं बात करती हूँ किसकी, टेलर की, तो देखिए जो टेलर है, टेलर ने 1878 में, ठीक है, वे बने थे मशीन शॉप लेबरर, ये बने थे हमारे क्या, मशीन शॉप लेबर बने थे। और जो टेलर है इसने किस कंपनी में काम किया था, ये कंपनी मिडवेल स्टील वर्क, ठीक है। तो ये है टेलर जी की कंपनी का नाम। इसके साथ ही एक छोटा सा और है, ये भी इसी में बता देती हूँ मैं आपको, फिर ये आपका जो मैनेजमेंट रिलेटेड है कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए, हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट किया, जनरल मैनेजमेंट किया, और अब हमारा ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट है, ये किसने दिया था, तो नेम आपको लिए बहुत जरूरी है याद रखना, मैक्स वेबर ने, ठीक है, मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट को दिया था। ये आपके एक जर्मन साइंटिस्ट थे जो थे मैक्स वेबर, और इन्होंने बोला कि ब्यूरोक्रेसी बेसिकली क्या है, एक हाईली स्ट्रक्चर्ड, फॉर्मलाइज और इम्पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रेड टेपेजिम आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करती हूँ तो मैं इसमें क्या रहेगा, स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क रहेगा, फॉर्मल रूल्स रेगुलेशन, यहाँ पे रेड टेपेजिम आपको देखने को मिलेगा, रूल रेगुलेशन ज्यादा रहेंगे, ठीक है, रूल रेगुलेशन ज्यादा रहेंगे। अच्छा, एक आपको वेल डिफाइंड हियरार्की देखने को मिलेगी कि भी उसी वे में आपका जो वर्क होगा वो किया जाएगा, एक प्रॉपर फ्लो में जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसको फॉलो किया जाएगा, ठीक है। तो ये इसके अंदर आएगा। बेसिकली आपको मेन इसके अंदर याद रखना है कि ये किसने दिया था, मैक्स वेबर ने दिया था, ठीक है। तो जो हमारे टॉपिक रहेंगे आज, ये है पेटी कैश बुक और एक है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। तो अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाओगे तो प्रीवियस ईयर आपके पेटी कैश बुक से भी, स्टेट कॉमर्स की अगर मैं बात करती हूँ, पीजीटी कॉमर्स की, तो वहां से पेटी कैश बुक से आपका क्वेश्चन पूछ रखा है। और सिर्फ स्टेट पीजीटी कॉमर्स में ही नहीं, आप डीटी प्लस बी के प्रीवियस ईयर उठा लीजिए, और इसी के साथ ही आप चाहे केवीएस के उठा लीजिए या अदर कोई भी आप उठाते हो, तो प्रीवियस ईयर आपके यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए पेटी कैश बुक, तो बेसिकली पेटी कैश बुक आपका क्या है, इट इज अनदर कैश बुक विच इज मेंटेन जनरली इन लार्ज बिजनेस कंसर्न टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ अ मेन कैश बुक। तो ये भी आपके एक तरह से कैश बुक ही है जो कि मेंटेन की जाती है, जो लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़े बड़े बिजनेस है, ठीक है, वहां पे बेसिकली जो मेन कैश बुक है
उसका बर्डन रिड्यूस करने के लिए, बर्डन कम करने के लिए हम क्या करते हैं, जो पेटी कैश बुक है उसको हम बनाते हैं। और इसके अंदर हमारी बहुत सारी ट्रांजेक्शन है, जो कि स्मॉल स्मॉल अमाउंट्स की ट्रांजेक्शन है, उन सभी ट्रांजेक्शन को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो देखिए, अगर हम छोटी छोटी ट्रांजेक्शन है, स्मॉल अमाउंट्स की ट्रांजेक्शन है, अगर उसको भी हम मेन कैश बुक के अंदर अगर रिकॉर्ड करेंगे तो मेन कैश बुक के अंदर आपका काफी बर्डन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो उस बर्डन को कम करने के लिए तो एक अलग से बुक है, उसको ओपन किया जाता है, जिसको कोई बोलते हैं पेटी कैश बुक। और स्मॉल ट्रांजेक्शन इन द सेंस कि आपने जैसे स्टेशनरी यूज करते हो आप, ठीक है, तो स्टेशनरी पर जो भी आपने खर्चा किया है, तो इस तरह से कागज, पेपर, पेन है, ये छोटे छोटा जो हमें आपने जैसे इरेजर ही आपने परचेज किया है, तो इस तरह से बिल्कुल स्टैम्प्स पेपर है, इस तरह से आपने जो भी आप यूज करते हो, तो उन स्मॉल जो आपकी ट्रांजेक्शन हुई है, स्मॉल अमाउंट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं पेटी कैश बुक के अंदर। फॉर दिस पर्पज अ पेटी कैशियर इज अपॉइंटेड बाय द चीफ कैशियर। जो चीफ कैशियर होगा, ठीक है, वह क्या करेगा, एक अलग से कैशियर है उसको अपॉइंट करते हैं, जो कि पेटी कैश बुक को मेंटेन करता है, और उसको बोलते हैं पेटी कैशियर। ठीक है, द चीफ कैशियर एडवांस अ सम ऑफ मनी टू द पेटी कैशियर टू इनेबल हिम टू मीट द पेटी एक्सपेंसेस फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। तो बेसिकली जो चीफ कैशियर होगा, जो मेन कैशियर रहता है, वो क्या करता है, कुछ पैसा उसको पेटी कैशियर को दे देता है कि भाई ताकि वो जो भी ये पेटी एक्सपेंसेस है उनको रेगुलर बेस पर मीट करता रहे। और उसके बाद जैसे ही वह अमाउंट उसका खत्म होगा तो फिर से पेटी कैशियर को वह अमाउंट मिल जाता है। तो देखिए, द पेटी कैशियर विल रिकॉर्ड दिस अमाउंट ऑन द डेबिट साइड ऑफ द पेटी कैश बुक। तो उसको जो अमाउंट मिला है वो कहाँ पे रिकॉर्ड करके दिखाता है, डेबिट साइड। और फिर जो जो अमाउंट, देखिए इसमें आपका बेसिकली क्या रहता है, जैसे जो पेटी कैशियर है उसको 500 रुपये दे दिए, अब उसको 500 रुपये दे दिए स्टार्टिंग में ही, और उसके बाद फिर जैसे उसने खर्चा किया तो फाइनली उसने जो खर्चा है वो 450 रुपये का खर्चा कर दिया। तो अब उसके पास कितने पैसे बचे हुए, 50 रुपये बचे हुए। तो 50 रुपये बचे हुए, तो अब जो चीफ कैशियर होगा वो उसको फिर से 450 रुपये दे देगा। तो जो 500 रुपये फिक्स अमाउंट कर दिया कि भाई इसके पास 500 रुपये तो होने चाहिए, तो जितना जितना वह खर्चा करता जाएगा तो जो उसके पास बचेगा तो वह और प्लस में 500 करने के लिए जितनी की रिक्वायरमेंट है उतनी ही हम उसको देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 50 रुपये तो उसके पास बचे हुए है और हमने फिर से उसको 500 दे दिए, नहीं। तो अब हम उसके क्या करेंगे, 500 रुपये दे रखे उस बचे हुए उसके पास और 450 और उसको दे देंगे, तो अब फिर से उसके पास कितने हो जाएंगे, 500 रुपये हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइम अब उसने क्या किया, 500 में से 300 रुपये तो खर्च कर दिए, अब उसके पास कितने रुपये बचे हुए, 200 रुपये बचे हुए। तो अब जो मेन कैशियर है, चीफ कैशियर है, वो उसको अब कितने पैसे देगा, 300 और दे देगा, तो उसके पास फिर से 500 हो जाएंगे। तो बेसिकली ये जो सिस्टम है यही क्या कहलाता है, इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो जो पेटी कैश बुक है वो कौन से सिस्टम पर बेस्ड है, ये आपकी बेस्ड है इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है यही बेसिकली कि जो पेटी कैश बुक है वो कौन से सिस्टम पर बेस्ड है, तो आपका आंसर रहेगा इम्प्रेस्ड सिस्टम पर बेस्ड है। ठीक है, तो देखिए इसके बाद है हमारा छोटा सा टॉपिक है नेक्स्ट, जो कि है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। तो देखिए डेबिट नोट क्या होता है, कौन इसको इशू करता है, क्रेडिट नोट क्या है, कौन इसको इशू करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जनरली व्हेन अ कस्टमर रिटर्न गुड्स टू द सप्लायर ही इशू अ डेबिट नोट। तो जनरली क्या होता है, जब कस्टमर है, ठीक है, जब वो गुड्स को रिटर्न करता है, सप्लायर्स को जब गुड्स वापस करता है, तो उस केस में जो कस्टमर होता है ना, वो डेबिट नोट को इशू करता है फॉर द वैल्यू ऑफ द गुड्स रिटर्न बाय हिम। तो जितने वैल्यू का गुड्स उसने रिटर्न किया है उतनी ही वैल्यू का वो क्या करेगा, डेबिट नोट है उसको इशू करेगा। और जो सप्लायर होगा, ठीक है, सप्लायर क्या करेगा, एक क्रेडिट नोट इशू करेगा। तो यहाँ पे सप्लायर कौन होगा, हु रिसीव द गुड्स। जैसे जो कस्टमर है उसने रिटर्न कर दिया, परचेज रिटर्न उसने कर दी एक तरह से, और जो सप्लायर है उसके पास सेल्स रिटर्न होके आई है, तो सप्लायर्स तो क्रेडिट नोट इशू करता है, सप्लायर कौन, जो कि सेलर है, और जो कस्टमर कौन, जो परचेजर है, वो क्या करता है, डेबिट नोट इशू करता है। तो यहाँ पे आप सर्कल में देख भी सकते हैं, जो परचेजर होगा वो सेंड करेगा डेबिट नोट, किसको सेंड करेगा, सेलर को, और सेलर इसके बदले में किसको क्रेडिट नोट सेंड करता है, और सेलर किसको क्रेडिट नोट सेंड करता है, परचेजर को। तो अब आपको समझ में आ चुका है कि डेबिट नोट कौन इशू करता है और क्रेडिट नोट कौन इशू करता है, और किसके बेस पर ये इशू किए जाते हैं, परचेज रिटर्न बुक्स पर और सेल्स रिटर्न बुक्स पर, या फिर इनके बेस पर हम जो परचेज रिटर्न बुक है या फिर सेल्स रिटर्न बुक उसको अपडेट करते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस गिवन है, तो ये डिफरेंस आप देख लीजिए। तो बेसिकली अगर हम मीनिंग की बात करते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया, डेबिट नोट इज अ डॉक्यूमेंट विच रिफ्लेक्ट अ डेबिट इज मेड टू द अदर पार्टी अकाउंट, कि भी हाँ हमने डेबिट कर दिया। देखिए जो कस्टमर था, जो परचेजर था, उसने पहले परचेज किया, अब वो कुछ डिफेक्ट निकला, डिफेक्ट निकलने की वजह से उसने जो परचेज की थी उसको रिटर्न कर दिया, मीन्स उसने परचेज रिटर्न कर दिया। तो परचेज रिटर्न करने का मतलब क्या है कि वो अब उसका जो अदर पार्टी
का जो अकाउंट है उसको डेबिट कर देगा। डेबिट मीन्स कि भाई अब उसको उससे क्या पैसा लेना, जिससे उसने 5,000 रुपये का माल है वो वापस कर दिया, परचेज रिटर्न कर दिया है, तो अब 5,000 रुपये से ही वो जो अदर पार्टी अकाउंट्स है उसमें डेबिट कर देगा कि भाई अब उसको 5,000 देने हैं। ठीक है, सेम जो अब सप्लायर रहेगा, जो सेलर रहेगा, जिसके पास अब गुड्स आया, उसके पास सेल्स रिटर्न हो गया है ना, उसने सेल किया था पहले, अब वो क्या करेगा, जो अदर पार्टी अकाउंट है उसको क्रेडिट कर देगा कि हाँ भाई मुझे उसका 5,000 रुपये देना है। ठीक है, और इसी के साथ ही देखिए अगर मैं बात करती हूँ इंक की, तो डेबिट नोट में हम यूज करते हैं ब्लू इंक, और क्रेडिट नोट में कौन सी इंक यूज की जाती है, रेड इंक। इसी के साथ ही रिप्रेजेंट की बात करें तो डेबिट नोट रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव अमाउंट को, और क्रेडिट नोट रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव अमाउंट को। पॉजिटिव मीन्स कि हाँ भाई आपको पैसा मिलना है, और नेगेटिव मीन्स कि भाई पैसा देना। तो यहाँ पे जो परचेजर रहेगा तो उसको मिलेगा क्योंकि उसने रिटर्न किया था गुड्स से, और यहाँ पे सेलर है, सेलर के लिए नेगेटिव अमाउंट हो जाएगा क्योंकि सेलर को पेमेंट करनी है। ठीक है, उसके बाद विच बुक इज अपडेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द नोट, तो परचेज रिटर्न बुक को अपडेट किया जाता है डेबिट नोट के केस में, और क्रेडिट नोट के केस में सेल्स रिटर्न बुक है उसको अपडेट किया जाता है। तो ये था आज की वीडियो में बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है जो कि है आपका पेटी कैश बुक और डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। जैसे कि मैंने पहले भी बोला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार यहाँ से एमसीक्यू आपके पूछ लिए जाते हैं। आई होप आपको ये आज का टॉपिक है बिल्कुल अच्छे से समझ में आया। अगर समझ में आया तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको कॉमर्स से रिलेटेड इसी तरह से वीडियोज मिलती रहेगी, और जो भी आपका कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा उसकी प्रिपरेशन हम आपको कराते रहेंगे।